जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, होप सो। और आप सभी का नेट जेआरएफ निकल जाए। और वैसे अगर कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया और आपको लग रहा है कि शायद दोबारा अटैम्प्ट देना पड़ जाए, तो डोंट वरी, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ये कोई एक एग्ज़ाम नहीं है जो आपका करियर डिसाइड करेगा। और ना ही नेट जेआरएफ से ऐसा है कि भाई मेरे को बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा और यहाँ पर मैं प्रोफेसर ही लग जाऊँगी, राइट। ऐसे तो कितने लोग हैं जिनका जेआरएफ क्लियर है फिर भी वो आगे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, जैसे कि फ्रांसिस फुकुयामा बोलते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, तो ये वो नहीं है। ठीक है, तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए दोबारा से तैयारी करना, हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बात रही क्वेश्चंस की, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जैसे क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए, ठीक है, तो बहुत फैक्चुअल पेपर था ऐसा मुझे लगा। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रोफेसर की जो तैयारी करा रहे हैं या नए प्रोफेसर बनने का एग्ज़ाम जो ले रहे हैं, ये रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस्ड है, ना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होती है बच्चों को, ठीक है, बहुत बच्चों को होती है, बहुतों को नहीं होती, लेकिन इनका फैक्ट्स स्ट्रांग होंगे, जो रट्टा मारने में ज़्यादा अच्छे से करेंगे, तो वो उनका मेरे को लगता है कि पक्का पक्का नेट जेआरएफ निकल जाएगा। तो मैं किसी को वैसा नहीं कर रही हूँ, डिग्रेड नहीं कर रही हूँ एजेंसी को, बट मुझे ऐसा लगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस थे बहुत सारे, क्रोनोलॉजी में आए हुए थे। आप सबने एग्जाम दिया है, आपको पता होगा। शिफ्ट 2 वालों में भी, शिफ्ट 1 वालों में भी ऐसे ही आए थे। और जितने बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिफिकल्ट था, जो बोल रहे हैं कुछ मॉडरेट था, और बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं कि ईजी था। तो बात करेंगे कट ऑफ की भी, बट लास्ट में, ठीक है। तब बात करें कि ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। तो देखो भाई, जो इजी, डिफ़िकल्ट या मॉडरेट कौन डिसाइड करता है? आप ही डिसाइड करते हो। अगर जिसने अच्छी मेहनत करी है तो उसको इजी लगेगा, जिससे थोड़ी बहुत एवरेज मेहनत करी है उसको मॉडरेट लगेगा कि हाँ भाई एवरेज आया था, ठीक था। और जो बच्चे बस थोड़ा बहुत ही पढ़ के गए थे उनके लिए एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा। तो किसी का भी हम ये नहीं बोल सकते ईजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके गया और अगर उसको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मतलब डिफ़िकल्ट था, राइट। बात करें मेरे पढ़ाए हुए में से क्या क्या है, जैसे कि आपको हर कोई बताता है कि मैंने ये पढ़ाया था, ये आ गया वगैरह। तो हम जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर कोई पढ़ता है और हर नोट्स में अवेलेबल होते हैं, उसकी मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा उनको एक बेनिफिट ये था, जितने मेरे पास फीडबैक आए कल तक और आज शाम तक भी, कि सबको ये लगा कि मैम जो आपने ट्रिक्स बताई थी ना बुक्स याद करने के लिए और कंसेप्ट्स याद करने के लिए, वो एग्ज़ाम में हमको याद आ गई और हम सही कर पाए। इनफैक्ट कुछ यूनिक थिंकर्स थे, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स करके एक थिंकर मिले होंगे जिन्होंने शिफ्ट 2 में पेपर दिया था, जॉर्ज सोरेल, ठीक है, मैल्कम नॉल्स, ठीक है, ये सारे थिंकर्स, इवन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिक थिंकर्स। और एक था हॉक्स और काइमर करके कुछ नाम था आई गेस, सो वो थिंकर, ये सारे हमने बुक्स से कवर करे थे। जी हाँ, हमने कहीं से भी नोट्स नहीं लिए थे, या मैंने आपको कहीं ऐसे किसी पिटे नोट्स से नहीं पढ़ाया था कि जो हर कोई पढ़ता है वहाँ से। हमने स्पेशली, मैंने आपको क्या बोला था, बुक्स में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि जो सबने पढ़ा है अगर वही पढ़ाने लग गए, एनटीए वाले भी वही क्वेश्चन बनाने लग गए, तो फिर क्या रह जाएगा उनमें फ़र्क और हमें, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बुक्स टारगेट किया था, जिसमें सबसे बेस्ट मेरी गई ओपी गाबा की सीरीज़, अभी तक हाईएस्ट नंबर पे चल रही है वो, उसको बहुत सपोर्ट मिला। और मैं ओपी गाबा 2.0 लॉन्च करने का भी सोच रही हूँ, जो कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी काम आएगा और CUET वगैरह में भी काम आएगा। बात रही एंड्रू हेविड के बहुत थिंकर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डैनियल किरमानी, ठीक है, जहाँ से इतने यूनिक थिंकर्स हमने याद किए थे, है ना। और अफ्रीका के थिंकर्स याद किए थे जो कहीं पे नहीं मिलते, सिर्फ बुक्स में मिलते हैं, वो पढ़ के गए थे और वही सेम टू सेम यूनिक थिंकर्स आ गए, जैसे मिस्टर एक्स वगैरह मैंने आपको बताया। आईपीटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं कराया, सिर्फ 3 वीडियोस बनाई थी, पर 3 वीडियोस में सारी चीज़ें कवर्ड थी A to Z। अम्बेडकर की जितनी भी बुक्स वगैरह या जो पूछी हुई थी हितकर्णी सभा वगैरह, ठीक है, बहिष्कृत भारत, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इनसे क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते थे। मैंने आपको ट्रिक से याद कराई थी, सारी बुक्स ट्रिक से याद कराई थी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आईपीटी के थिंकर्स में जो मैंने पढ़ाया वो आ गया, ठीक है, पढ़ाना अलग है, पढ़ाया आपने वो चीज़ हर कहीं से पढ़ी होगी, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था वो चीज़ जब पेपर में आई तो आपको ट्रिक्स याद आ गई। तो आईपीटी में तो मैंने देखा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने रिविजन कोर्स में ना कवर कराया हो। दूसरी बात, पॉलिटिकल थ्योरी के इस बार बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले, लिबरलिज्म वगैरह पे। आईआर और इंडियन फॉरेन पॉलिसी भरा हुआ था खचाखच, इवन क्रोनोलॉजी, हर किसी की क्रोनोलॉजी। और जैसे जो अभी
पेपर हुआ जो लीक हो गया था, ठीक है, उसमें भी क्रोनोलॉजी के कितने क्वेश्चंस थे, पीएम की क्रोनोलॉजी, लोकसभा के स्पीकर की क्रोनोलॉजी, यूएन सेक्रेटरी जनरल की क्रोनोलॉजी, ये भी मैंने आपको पीवाईक्यूज में कवर करवाई थी, याद है, जब पॉलिटिकल प्रोसेस और कंपैरेटिव का हमने पूरा कवर किया था। तो मैंने आपको आईआर के लिए मैंने आपको एंड्रू हिवर्ट पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी से याद कराया था। तो जिसने पढ़ा होता आप वहाँ से कर सकते थे। बात रही पेपर 1 की, तो पेपर 1 मैं मानती हूँ मैंने नहीं कवर करवाया था, लेकिन जहाँ से भी आपने पढ़ा वो पेपर 1 आपका डिसाइड करेगा, नेट और जीआरएफ, ठीक है। पॉल साइंस का तो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने कहने का मतलब ये कि अगर आप तैयारी करते हो तो हमेशा बुक्स से पढ़ो, ठीक है। रिविजन नोट्स एंड में काम आते हैं, लास्ट के 15-10 दिन में आप सारे जो रिवीजन नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए या और चैनल्स जो प्रोवाइड कराते हैं आप पढ़ दो, ठीक है, प्लेलिस्ट पढ़ो, देखो। लेकिन जो आपका बेस क्लियर करता है वो होती है बुक्स, और बुक्स मैंने आपको अपने चैनल पे कवर करवाई थी। तो जिसने नहीं देखा और उनको लगता है कि नहीं हमारा नहीं होगा, तो यही मौका है कि जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके दोबारा से सारी चीज़ें देख सकते हो जो कहीं किसी नोट में नहीं थी, मेरे चैनल पे थी। ऑल्दो मेरा चैनल अभी छोटू सा ही है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे चैनल पे, कुछ 2000 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर्स हैं अभी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने पढ़ा उनको आइडिया होगा, ठीक है। 2000 में से भी बहुत सारे जो हैं पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं रिसर्च प्रपोजल की मेरे चैनल से, और कुछ बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे थे नेट की। तो अब सबको तो नहीं पता था, तो ये एडवांटेज था हाँ उन बच्चों में और हम में कि कम से कम अगर मेरे 1000 बच्चे भी एग्ज़ाम देने गए तो उनको वो चीज़ आती होगी अगर उन्होंने मेरी सारी बुक्स से पढ़ा होगा। और बुक्स हमें बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक्स से सारी चीज़ें याद कराई थी। तो मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ कि देखो मैंने पढ़ाया और आ गया, बट बस ये बता रही हूँ कि बुक्स का क्या एडवांटेज होता है और आपको आगे तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। और मेरी मानो वैसे फैक्चुअल चीज़ों पे इनको इतना फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर हो तो उस प्रोफेसर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, कि अगर बच्चों को आगे पढ़ाएगा तो उसके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है, वो उस पर एनटीए को फोकस करना चाहिए। और तो जनरल नॉलेज के लिए पीएम, लोकसभा के स्पीकर, इन थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए एज अ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर। बट इतने ज़्यादा फैक्ट्स पूछ लेना, पुणे में ज्योतिबा फुले ने कौन सा स्कूल बनाया था, कहाँ बनाया था, चलो इतना भी बच्चों को पता था कि पुणे में गर्ल्स स्कूल बना था, ज्योतिबा फुले ने बनाया था, ये मुझे भी पता था, लेकिन कौन से ईयर में बनाया था ये ईयर पूछ लिया। अब ये ईयर आगे हमारे लिए किस काम का है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, पेपर 1 में भी ऐसे ही किया गया था, जो हर बच्चे को पता है वो कुछ नहीं डाला था। जो बहुत ऐसा होगा ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत हाई लेवल पे पढ़ रहा है, उसको पता होगा। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन के पीछे दिमाग खराब नहीं करना। पेपर 1 की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमेशा ये होती है कि आप हमेशा मैथ्स के सारे क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक जो कि स्टैटिक पोर्शन है जिससे कुछ नहीं बदल सकता, वो हमेशा अच्छे से करना चाहिए, तब आपका नेट जीआरएफ पक्का। जैसे अगर 1 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और उसमें से अगर 50,000 का डाटा जब हमारे पास होगा ना, तब हम सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का इतना आया। स्पेशली जब आंसर की ही नहीं आएगी तो कैसे। कितने बच्चों को ये लगता है कि मैम मेरे तो बहुत अच्छा पेपर गया और मेरे को सारे आंसर्स आते थे, मैं तो स्टिक करके आ गई, पता चला बाद में जीआरएफ भी नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि हमने सही करा है, लेकिन उस टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंस में हमने इनकरेक्ट नहीं देखा। इस बार बहुत क्वेश्चन में इनकरेक्ट वर्ड मेंशन था, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ था चूज़ द करेक्ट आंसर, वो भी बोल्ड में। चालाकी देख लो एनटीए वालों की, ठीक है। तो उन्होंने वो इनकरेक्ट नहीं देखा और करेक्ट मार्क करके आ गया और सोचा कि हाँ मैं तो एकदम सही करके आई हूँ। भाई तुमने इनकरेक्ट नहीं देखा था, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे इनकरेक्ट पूछा हुआ था और नीचे लिखा था चूज़ द करेक्ट आंसर, तो बच्चे कंफ्यूज, और करेक्ट कर रखा था बोल्ड लेटर और ऊपर लिखा था इनकरेक्ट। तो ये गलतियाँ हो सकती हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहा करो, पेपर अच्छे से दिया करो। और कट ऑफ हम प्रिडिक्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आंसर की नहीं आ जाए। आंसर की में भी उसके बाद भी हम कट ऑफ तब प्रिडिक्ट करते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट डाटा हो कि ये आंसर की है, इतने बच्चों के इतने मार्क्स बन रहे हैं, और तब हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पूरा अच्छे से नहीं बता सकते पर लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने में आपका आता है तो आप का नेट क्लियर है या आपका जीआरएफ क्लियर है। तो अगर कोई भी चैनल बता रहा है तो अभी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना क्वेश्चन पेपर है, ना आंसर की है, ना बच्चों का डाटा है। अगर बच्चों को सिर्फ इस बेसिस पे आप बता रहे हो कि इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, सिर्फ इस बेसिस पे कट ऑफ निकाल रहे हो तो पेपर 1 का थोड़ा सा एनालिसिस करें। तो अगर
अगर आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना है तो कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन हटा के और 10 क्वेश्चन हमारे कम से कम मैथ्स के होते हैं, 5 DI के और 5 कुछ लॉजिकल रीजनिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बेसिक सबको आना चाहिए, तभी आपका पेपर 1 में अच्छा स्कोर होगा और आप दूसरों के मुकाबले आगे जा पाओगे। क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई सब कुछ तो सारे पढ़ के आ रहे हैं, वही सेम कॉमन चीज़ पढ़ के आ रहे हैं, जिसका JRF क्लियर होगा, जो टॉप 6% में आएंगे वो कैसे लोग होंगे। तो आपको ये जो 10 क्वेश्चन है ना, यही आपको एज दिलवाएंगे, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन होंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, जिसका इन्वायरमेंट खुद का सब्जेक्ट नहीं है या फिर जिसने इन्वायरमेंट UPSC लेवल का नहीं पढ़ा, उससे सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च के तो बहुत ना के बराबर थे, 1-2 क्वेश्चन ही मुझे दिखा, वो भी हाइपोथेसिस वगैरह से, बाकी चैनल्स पूछे हुए थे स्वयं प्रभा वगैरह के। ठीक है, तो आजकल सारे चैनल्स, मतलब पहले शुरू के 10 चैनल्स आते थे, अब 40 चैनल में से कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए जिसका तुक्का सही बैठा, जिसका लक अच्छा हुआ, उसका 1-2 मार्क्स से JRF क्लियर, उसको चाहे नहीं भी आता होगा लेकिन लक से आंसर सही हो गया, और जो हमको आता था या नहीं आता था फिर भी हमारा गलत हो गया, है ना। वैसे तो हमें बस ये गेम है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन तो सही करना ही है, बाकी 10 मैथ्स के और कुछ 10-15 क्वेश्चन जो होंगे सबके लिए कॉमन होंगे, जो इसने तैयारी की होगी उसको आते होंगे। बाकी बात रही 10-15 क्वेश्चन की जो यूनिक आते हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन और उसको हम कहीं हर जगह पूरा पढ़ भी नहीं सकते हर जगह से, तो बेटर है कि आप ऑन द सेफ साइड मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल इक्विवेलेंट, सिलॉजिज्म, ये सब अच्छे से करके जाओ हमेशा। ठीक है, फैलेसीज वगैरह। तो ये आपका पेपर 1 क्लियर करेंगे। और पॉल साइंस की हमने बात कर ली, जितना मुझे बताना था, और उससे ज़्यादा मैं अपने आप की तारीफ़ या कुछ ऐसा प्रमोशन नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये था कि थोड़ा बहुत जिसको हेल्प हुई मेरे ट्रिक्स वगैरह से और मेरी सीरीज़ से। चलो फटाफट कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे वेट कर रहे होंगे कि मैम कट ऑफ क्या आएगी या दीदी कट ऑफ क्या आएगी, कि आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स पे JRF हो जाएगा। मैं SC से हूँ, मेरा ST है, मेरा जनरल है, आप बताओ। ये तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन। उस केस में आप किसी बातों में मत आना और डरना मत, कि क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी और मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा। क्या पता क्लियर हो जाए, यू नेवर नो, राइट। सो आपको उस सब चीज़ों में अभी नहीं पढ़ना है। अगर आपको अपने, हर बच्चे का अपना आपको खुद को पता होता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो अगर आपको लग रहा है हो जाएगा तो शांति से बैठो, तब तक कोई इंटर्नशिप कर लो या कहीं और अपना कंस्ट्रक्टिव चीज़ें कर लो, कंप्यूटर सीख लो, कुछ भी। और अगर आपको लगता है नहीं होगा तो दिसंबर वाले अटैम्प्ट के लिए फिर से तैयारी में लग जाओ, और इस बार हम और अच्छे से तैयारी करेंगे। पेपर 1 अपना और स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो। तो बस मेरा इतना सा ही मोटिव था ये चीज़ वीडियो बनाने का, ताकि आप मेरे से और सवाल मत पूछो, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो डीमोटिवेट भी ना हो। ठीक है, मेरे से बात करनी है टेलीग्राम पे आप DM करो। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, 500 कुछ टेलीग्राम पे जो बच्चे ज्वाइंड हैं, उन सबको पता है कि जब भी वो मेरे को पर्सनल मैसेज भी करते हैं या ग्रुप पे, तो मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो आपका भी रिप्लाई करूँगी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, या कोई लेक्चर सीरीज़ के साथ, या कुछ अच्छी सी ट्रिक के साथ। ठीक है।